कहानी एक अंधेरी रात से शुरू होती है जहां जॉन ब्रेनन नाम का एक कॉलेज टीचर अपनी गाड़ी तेजी से चला रहा होता है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अब कहानी 3 साल पीछे चली जाती है जब जॉन अपनी पत्नी लारा और बेटे ल्यूक के साथ एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल जाता है। सुबह के समय लारा अपना इंसुलिन इंजेक्शन ले रही होती है क्योंकि उसे डायबिटीज की समस्या होती है। तभी उसकी नजर अपनी जैकेट पर पड़े खून के धब्बे पर जाती है। वो एक पल के लिए रुकती है, लेकिन ज्यादा ध्यान दिए बिना उसे साफ करने लगती है। तभी अचानक पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और बिना ज्यादा कुछ समझाए लारा को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि जॉन कुछ समझ ही नहीं पाता। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है जहां जितने भी सबूत सामने आते हैं वो सभी लारा के खिलाफ जाते हैं। एक कलीग उसे मर्डर सीन से निकलते हुए देख चुकी थी, उसकी जैकेट पर खून मिला था और जिस हथियार से कत्ल हुआ था उस पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स थे। इन सब के आधार पर कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। जॉन के लिए ये मानना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था जिससे वो कुछ कर सके। वकील साफ कह देता है कि अब केस दोबारा खुलना मुश्किल है और लारा का बाहर आना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जॉन ये मानने को तैयार नहीं होता और तय कर लेता है कि वो उसे बाहर निकाल कर रहेगा। जब वो ये बात लारा को बताने जाता है तो वो समझ जाती है कि हालात उसके खिलाफ हैं। वो धीरे धीरे टूटने लगती है, लेकिन जॉन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसी रात जॉन को पता चलता है कि लारा को अस्पताल ले जाया गया है। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। काफी कोशिश के बाद जब वो अंदर जाता है तो जो वो देखता है वही सब कुछ बदल देता है। लारा बेड पर हथकड़ी से बंधी होती है और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी होती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। यहीं से वो खुद कुछ करने का फैसला करता है। वो जेल से भागने से जुड़ी चीजें समझना शुरू करता है और धीरे धीरे एक प्लान तैयार करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डेमन नाम के एक आदमी से होती है जो पहले कई बार जेल से भाग चुका है। वो जॉन को समझाता है कि ये काम आसान नहीं है और हर चीज पहले से प्लान करनी होगी। उसे ये भी तय करना होगा कि भागने के बाद कहाँ जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रहना है, नकली कागजात रखने हैं और हर काम कैश में करना है ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर सके। अब जॉन को ये साफ समझ आ चुका था कि अगर उसे लारा को सच में बाहर निकालना है तो ये कोई छोटा काम नहीं है। उसे इतना पैसा इकट्ठा करना होगा जिससे वो कम से कम 5 साल तक छुपकर जी सके, क्योंकि इतने समय में ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ सकता था। लेकिन परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं थी। असली दिक्कत थी पिट्सबर्ग शहर के ब्रिजेस, क्योंकि एक बड़े आतंकी हमले के बाद वहाँ की सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई थी। पुलिस को इस तरह ट्रेन किया गया था कि वो पूरे शहर को सिर्फ 15 मिनट में सील कर सकते थे। इसका मतलब साफ था कि अगर जॉन से जरा सी भी गलती हुई तो वो शहर से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसके अलावा उसे ये भी समझ आ चुका था कि इस रास्ते पर चलते हुए उसे अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह पीछे छोड़नी होगी। अपने माँ बाप, दोस्तों, सबसे दूर जाना पड़ेगा और अगर हालात बिगड़े तो शायद उसे किसी की जान लेने तक की नौबत भी आ सकती थी। ये सब सोचकर जॉन घर वापस आता है और पूरी तरह इस प्लान में लग जाता है। वो अपने घर की एक दीवार पर नक्शे, तस्वीरें और नोट्स लगाकर हर चीज को जोड़ने लगता है, जैसे वो किसी पहेली को सुलझा रहा हो। अब उसका हर दिन और हर सोच सिर्फ एक ही चीज के आसपास घूम रही होती है, लारा को जेल से बाहर निकालना। जब भी वो लारा से मिलने जेल जाता तो वो सिर्फ उससे मिलने नहीं जाता था, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता था। उसे लिफ्ट में एक की होल दिखता है, दूसरी तरफ कुछ कर्मचारी छत की लीकेज ठीक कर रहे होते हैं और बाहर कौन से ट्रक्स रोज आते हैं, ये सब वो ध्यान से नोट करता रहता है ताकि बाद में अपने प्लान में इस्तेमाल कर सके। धीरे धीरे हालत ये हो जाती है कि कॉलेज में पढ़ाते वक्त भी उसका ध्यान पढ़ाने में नहीं लगता, बल्कि वो अपने लैपटॉप पर इसी प्लान की चीजें देखता रहता है और आखिरकार वो अपना घर बेचने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि बिना पैसों के ये सब मुमकिन नहीं है। अब अगला कदम था नकली कागजात बनवाना। इसके लिए उसे एक खतरनाक इलाके में जाना पड़ता है जहाँ वो एक ड्रग डीलर से मिलना शुरू करता है। वो उससे ऑक्सीकॉन्टिन खरीदते हुए धीरे धीरे उससे ये जानकारी निकालता है कि नकली पासपोर्ट कहाँ बन सकते हैं। काफी कोशिशों के बाद उसे एक आदमी का पता चलता है और वो उससे मिलने एक बार में जाता है, लेकिन वहाँ उसके साथ धोखा हो जाता है और कुछ गुंडे उसके पैसे छीन कर भाग जाते हैं। उसी दौरान वहाँ बैठा माइक नाम का आदमी ये सब देख लेता है। कुछ समय बाद जॉन फिर उसी इलाके में जाता है, लेकिन इस बार 2 बाइक्स उसका पीछा करने लगती हैं, जिससे माहौल थोड़ा टेंशन भरा हो जाता है। जैसे तैसे वो घर पहुँचता है और तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर वही माइक खड़ा होता है। माइक उसे बताता है कि वो उसके लिए नकली पासपोर्ट तैयार कर सकता है। जॉन उसे अपनी तस्वीरें और कुछ एडवांस पैसे दे देता है, लेकिन साफ कह देता है कि वो उसके घर दोबारा ना आए। मिलने के लिए वो किसी दूसरी जगह तय करेंगे। माइक इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अगर वो तय समय पर वहाँ ना पहुँचे तो जॉन तुरंत वहाँ से निकल जाए। अब जॉन अपने प्लान के अगले स्टेप पर काम करना शुरू करता है और इंटरनेट की मदद से एक बम्प की बनाना सीखता है, यानी ऐसी चाबी जो कई तरह के ताले
ताले खोल सकती है। अगली बार जब वो जेल जाता है तो वो इस चाबी को मेटल डिटेक्टर से पार करवा देता है और मौका देखकर चुपके से उसे वापस भी उठा लेता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो जानबूझकर सबसे पीछे चलता है और मौका मिलते ही एलिवेटर में चाबी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और चाबी टूट जाती है, जिसका आधा हिस्सा ताले में ही फंस जाता है। इस स्थिति में भी जॉन घबराता नहीं है। वो तुरंत अपने हाथ वाला हिस्सा फेंक देता है और ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और बाहर से आए सभी लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है। जब जॉन की बारी आती है तो वो बड़ी समझदारी से कैमरा फुटेज का हवाला देकर खुद को बचा लेता है। ऑफिसर को उस पर थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन बिना ठोस सबूत के वो कुछ नहीं कर पाते और उसे जाने देते हैं। जेल से बाहर निकलते ही जॉन समझ जाता है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि किसी और ने भी उसकी हरकतों पर ध्यान दे दिया है। डिटेक्टिव अब उस पर नजर रखने लगता है और चुपचाप उसका पीछा करने लगता है, जबकि जॉन इस सब से अनजान अपने काम में लगा रहता है। वो धीरे धीरे अपने घर का सामान बेचता है, अपने ही भाई से चीजें छुपाता है और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन वो अपने बेटे ल्यूक को पार्क लेकर जाता है, जहां उसे उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी का इनवाइट मिलता है, लेकिन जॉन के दिमाग में सिर्फ उसका प्लान चल रहा होता है। इसी दौरान एक दिन वो जेल के बाहर खड़ी एक नई मेडिकल वैन को नोटिस करता है और उसी वक्त उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अब वो इस वैन को अपने प्लान का हिस्सा बनाने वाला था। इसके लिए वो लारा की बीमारी के बारे में रिसर्च करता है, वैन के आने जाने का समय नोट करता है और फिर एक दिन टेनिस बॉल वाली ट्रिक से वैन का लॉक खोलकर अंदर घुस जाता है। वहां से वो लारा की मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्वीरें ले लेता है। बाद में उन्हीं के आधार पर वो एक नकली रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे डॉक्टर्स को लगे कि उसकी हालत काफी खराब है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अगली बार जब जॉन लारा से मिलने जाता है तो लारा उसे बताती है कि 3 दिन बाद उसे एक और सख्त जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक उसका घर भी नहीं बिका था, यानी पैसे भी पूरे नहीं हुए थे। अब जॉन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसे, और जब उसे कोई सही रास्ता नहीं दिखा तो उसने मजबूरी में एक गलत रास्ता चुनने का सोचा। वो अपनी बंदूक लेकर बैंक लूटने के इरादे से निकल तो पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो सच में ये कदम उठा सके। आखिर में वो बिना कुछ किए वापस लौट आता है। इसके बाद वो लारा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो ट्रांसफर के खिलाफ अपील करेगा, लेकिन इस बार लारा का रिएक्शन अलग होता है। वो जॉन पर गुस्सा हो जाती है और साफ कहती है कि वो बेकार की उम्मीद में जी रहा है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि उसे रोकने के लिए लारा ये तक मान लेती है कि कत्ल उसी ने किया था, ताकि जॉन उसे छोड़कर आगे बढ़ सके। लेकिन जॉन को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और वो पहले की तरह ही उसी जिद के साथ लौटता है कि वो उसे बाहर निकाल कर रहेगा। अब उसके पास समय बहुत कम था और उसे किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे, इसलिए उसी रात वो फिर उसी खतरनाक इलाके में जाता है और एक डीलर का पीछा करते हुए उसके बॉस एलेक्स के घर तक पहुंच जाता है। मौका मिलते ही वो डीलर को पकड़कर उसके साथ अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर जाते ही हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि घर का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसकी टांग पर काट लेता है। दर्द के बावजूद जॉन खुद को संभालता है और बंदूक दिखाकर वहां मौजूद लोगों को कंट्रोल में ले लेता है। जब वो पैसे मांगता है तो एलेक्स उसे उकसाने लगता है और कहता है कि उसमें किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। वो कुत्ते पर भी गोली नहीं चला पाया। शायद उसे लगता है कि जॉन सिर्फ डराने आया है, लेकिन जॉन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। वो जमीन पर व्हिस्की गिराकर उसमें आग लगा देता है, जिससे माहौल बदल जाता है और अब एलेक्स भी घबरा जाता है। एलेक्स कहता है कि ऊपर एक बच्चा है और उसे बचाना होगा, और वो जल्दी से ऊपर भागता है। लेकिन जॉन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो डीलर को अपनी ढाल बनाकर उसके पीछे जाता है। जैसे ही एलेक्स ऊपर से गोली चलाता है वो डीलर को लग जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर जॉन एलेक्स को गोली मार देता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी पूरे घर की तलाशी लेता है और उसे पैसों से भरा बैग मिल जाता है। लेकिन जब वो वहां से निकलने लगता है तो उसे याद आता है कि डीलर अभी जिंदा है और दर्द में उसकी मदद मांग रहा है। यही वही पल होता है जो शुरुआत में दिखाया गया था, जब जॉन उसे अपनी गाड़ी में डालकर लेकर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी की टेल लाइट टूट चुकी होती है और कुछ ही देर बाद डीलर उसी गाड़ी में दम तोड़ देता है। जॉन एक पल के लिए सोचता है कि उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन अब उसके पास रुकने का समय नहीं होता, इसीलिए वो उसकी लाश एक बस स्टॉप पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उधर एलेक्स के घर में लगी आग के बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। उन्हें खून के निशान मिलते हैं और साथ ही टूटी हुई टेल लाइट का हिस्सा भी, जो आगे चलकर एक अहम सुराग बनने वाला था। इधर जॉन रात अपने माँ बाप के घर बिताता है। उसके पिता उसके बैग में रखे प्लेन टिकट्स देखकर काफी कुछ समझ जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अगली सुबह जब जॉन निकलने लगता है तो वो ल्यूक से अपने दादा दादी को गले लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर एहसास होता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। उसके पिता भी उसे गले लगाते हैं और बिना कुछ कहे उसे विदा कर देते हैं। अब वो दिन आ चुका था जब जॉन को अपना पूरा प्लान अंजाम देना था। वो अपने सारे नक्शे और कागज फाड़कर अलग अलग कूड़े के बैग्स में डाल देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। इसके बाद वो मेडिसिन सेंटर पहुंचकर वहां की फोन लाइंस काट देता है। फिर वो एक वैन में घुसकर लारा के ब्लड सैंपल्स बदल देता है और अपनी
बनाई हुई नकली रिपोर्ट वहाँ रख देता है ताकि डॉक्टर्स को लगे कि उसकी हालत गंभीर है। इसके बाद वो ल्यूक को उसके दोस्त कैरी की बर्थडे पार्टी में छोड़ देता है और उसकी माँ से कहता है कि अगर उसे आने में देर हो जाए तो ल्यूक की जेब में उसके दादा दादी का नंबर है। उधर अस्पताल में जब डॉक्टर्स रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें मामला गंभीर लगता है। वो कंफर्म करने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन लाइंस बंद होती हैं, इसीलिए वो बिना देरी किए लारा को अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं। इधर पुलिस भी जांच में आगे बढ़ चुकी होती है। टूटी हुई टेल लाइट के जरिए वो गाड़ी तक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ते हुए जॉन तक भी पहुंच जाते हैं। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें उसकी पूरी प्लानिंग दीवार पर लगी मिलती है। उसी समय उन्हें ये खबर भी मिलती है कि लारा को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जॉन क्या करने वाला है। लेकिन जॉन उनसे पहले ही अस्पताल पहुंच चुका होता है। वो डॉक्टर का कोट पहनकर सीधे लारा के कमरे तक पहुंचता है और वहां मौजूद पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर लेकर उसकी हथकड़ी खुलवा देता है। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत सामने आती है क्योंकि लारा उसके साथ भागने के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर जॉन गुस्से में आ जाता है और साफ कह देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चली तो वो उनके बेटे को फोन करके बता देगा कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही लारा को हालात की गंभीरता समझ आ जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जल्दी से कपड़े बदलते हैं लेकिन तभी एक नर्स उन्हें देख लेती है और शोर मचा देती है। इसके बाद वो तुरंत एलिवेटर में घुस जाते हैं और रास्ते में अपने कोट उतारकर नीचे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि डिटेक्टिव्स पहले से ही वहां मौजूद हैं। ऐसे में जॉन तुरंत एलिवेटर का बटन बदल देता है और दिशा बदल देता है, जबकि डिटेक्टिव्स सीढ़ियों से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है जॉन तुरंत अपना अगला मूव खेलता है। वो और लारा अपने कोट सीढ़ियों के पास फेंक देते हैं और फिर जॉन दोबारा एलिवेटर के अंदर घुस जाता है ताकि पीछा करने वालों को गलत दिशा में भेजा जा सके। डिटेक्टिव्स जब वहां पहुंचते हैं तो कोट्स देखकर यही समझते हैं कि दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे हैं और पार्किंग की तरफ गए होंगे, इसलिए वो भी उसी दिशा में निकल जाते हैं। लेकिन असल में जॉन और लारा वापस लॉबी में ही रुककर सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ ही सेकंड बाद मेन गेट से बाहर निकलकर भीड़ में घुल जाते हैं। बाहर आते ही जॉन जल्दी से अपनी जैकेट बदल लेता है और दोनों पास ही जा रही बेसबॉल फैंस की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। ये भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही होती है और इसी का फायदा उठाकर वो बिना ध्यान खींचे आगे बढ़ते रहते हैं। डिटेक्टिव्स के पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉन समझता है कि ये ज्यादा सुरक्षित नहीं है क्योंकि अगले स्टेशन पर पुलिस उनका इंतजार कर सकती है। इसलिए वो एक और रिस्क लेता है और अचानक ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। ट्रेन रुकते ही दोनों जल्दी से नीचे उतर जाते हैं और बाहर देखकर जॉन पहचान लेता है कि वो उसी पार्किंग लॉट के पास है जहां वो पहले तैयारी कर चुका था। उसने पहले से ही वहां की फेंस में एक छेद किया हुआ था और उसी रास्ते से वो अंदर जाते हैं जहां उसकी गाड़ी पहले से खड़ी होती है। फिर बिना समय गंवाए वो वहां से निकल जाते हैं और तेजी से ड्राइव करते हुए पहला ब्रिज पार कर लेते हैं, जो उनके प्लान का सबसे अहम हिस्सा था। अब उनका अगला लक्ष्य था ल्यूक को अपने साथ लेना। लेकिन यहाँ एक नई समस्या सामने आती है क्योंकि जब जॉन कैरी के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि बर्थडे पार्टी घर पर नहीं बल्कि जयू में हो रही है और वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। इसी दौरान पुलिस भी तेजी से उस इलाके में पहुंच रही होती है और जांच के दौरान उन्हें कूड़े का वो बैग मिल जाता है जिसमें जॉन की प्लानिंग के कागज होते हैं। जॉन तुरंत जयू की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एहसास हो जाता है कि अगर वो सीधे वहां गया तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। इसलिए वो रास्ता बदल देता है और लारा से कहता है कि शायद वो समय पर ल्यूक तक नहीं पहुंच पाएंगे और उन्हें उसे पीछे छोड़कर निकलना पड़ेगा। वो समझाता है कि ल्यूक के दादा दादी उसका ध्यान रख सकते हैं और जब हालात शांत हो जाएंगे तब वो उसे वापस ले आएंगे। लेकिन लारा इस बात के लिए तैयार नहीं होती। अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना सिर बाहर निकाल देती है, जिससे एक खतरनाक स्थिति बन जाती है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और टक्कर होने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी सेकंड पर जॉन गाड़ी मोड़कर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो गाड़ी रोकता है और दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। जॉन भी मान लेता है कि वो अपने बेटे के बिना नहीं जा सकते और आखिरकार वो वापस मुड़ने का फैसला करते हैं। दोनों जू पहुंचते हैं और ल्यूक को अपने साथ ले लेते हैं। अब तीनों को किसी भी तरह शहर से बाहर निकलना था। जब वो चेक पॉइंट के पास पहुंचते हैं तो वहां पुलिस हर गाड़ी की सख्ती से जांच कर रही होती है, खासकर एक ऐसे परिवार को ढूंढ रही होती है जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा हो। तभी जॉन को एक आइडिया आता है। वो पास खड़े एक बुजुर्ग कपल को लिफ्ट देने का ऑफर करता है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब गाड़ी का पूरा प्रोफाइल बदल जाता है। जब वो चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो गार्ड्स उन्हें देखते हैं, लेकिन गाड़ी में बुजुर्ग लोगों को देखकर उन्हें शक नहीं होता और वो बिना रोके उन्हें आगे जाने देते हैं। इस तरह जॉन, लारा और ल्यूक शहर की सबसे बड़ी रुकावट पार कर लेते हैं। इसके बाद जॉन उस कपल को शहर में छोड़ देता है और फिर सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। यहाँ हालात और भी टेंशन भरे होते हैं क्योंकि जल्द ही उनकी तस्वीरें हर जगह फैलने वाली होती हैं। लेकिन किस्मत उनका साथ देती है। उनके पासपोर्ट चेक हो जाते हैं इससे पहले कि अलर्ट पूरी तरह एक्टिव हो। उसी समय गार्ड की ड्यूटी भी बदल जाती है, जिससे नया गार्ड ये नहीं जान पाता कि जिन लोगों को वो ढूंढ रहे हैं वो पहले ही अंदर जा चुके हैं। उधर पुलिस जॉन के घर से मिले कागजों को जोड़कर ये समझती है कि वो हैती भागने वाला है और तुरंत वहां जाने वाली फ्लाइट्स पर नजर रखी जाती है। लेकिन
लेकिन असल में ये जॉन का प्लान ही था ताकि वो पुलिस को गलत दिशा में भेज सके। धीरे धीरे डिटेक्टिव क्विनिन को भी समझ आ जाता है कि उन्हें पूरी नहीं बल्कि आधी जानकारी मिली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसी दौरान जॉन, लारा और ल्यूक एक दूसरी फ्लाइट में बैठ चुके होते हैं और कुछ समय बाद वो वेनेजुएला के कैराकास शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर देते हैं, जहां वो आखिरकार बिना किसी डर के साथ रह रहे होते हैं। इधर पुलिस जब दोबारा केस को स्टडी करती है तो उनको एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। असल में लारा असली खूनी थी ही नहीं, बल्कि खूनी तो कोई और ही था और लारा के कपड़ों पर खून एक्सीडेंटली लग गया था। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं विराम ले लेती है। ये कहानी हमें बताती है कि एक इंसान अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकता है।